आवाज आ रही है मेरी? ओके, ये एक पीपीटी फाइल होगी या पीडीएफ लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग ने खुद ही गो थ्रू होना है ओवर द वीकेंड कि ये बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में है कि ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। का या करिकुलम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है टीचर्स को, इंस्टीट्यूशन को, कि बच्चों को बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना है। तो ये गो थ्रू हो आप लोग। और हम एक डे मैं अलॉट कर दूंगी, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंडे, कि ओवर द वीकेंड इस स्लाइड को आप लोग पढ़ो। ओवर द वीकेंड पढ़ने के बाद मंडे को हम इस स्लाइड को ओपन करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अपने थॉट्स शेयर करना कि मिस ये स्लाइड नंबर फलानी है, मैं ये चीज पढ़ी थी, समझ नहीं आई थी, तो उसको हम लोग 10-15 मिनट करने के बाद फिर हम अपने एक्चुअल लेसन की तरफ चले जाएंगे। तो ये काइंड ऑफ आपका होमवर्क होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर भी कर दूंगी फाइल, और ये इंस्ट्रक्शन दे दूंगी कि ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों ने ओवर द वीकेंड इसको करना है, और फिर मंडे को हम इसको थोड़ी देर के लिए डिस्कस करेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू द प्रॉपर लेक्चर। तो ये सारा मैसेज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे कर भी दूंगी, और ये फाइल भी शेयर कर दूंगी ताकि याद भी रहे और कुछ भी ये। ठीक है जी, तो मैंने करना था जो 7 C's थे, विजिबल है बेटा? और ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, मेरी आवाज अगर आ रही है तो प्लीज काइंडली हैंड रेस करके बता दीजिए। थैंक यू। में इशू आ रहा है, ओके। कट के आ रही है या कम आ रही है? कट के आ रही है, ओके। दैट वुड बी द इशू ऑफ द इंटरनेट आई गेस। थोड़ा सा इंटरनेट अगर वीक होता है तो ऑडियो वीक है। अच्छा, 7 चीज के बारे में कल हमने बात की थी, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने लेक्चर पे। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 का है। 7 C's भी इसको कहते हैं, आप लोग लिख लो अगर कभी खुद गूगल करना हो, या 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं। 7 C's मैंने आप लोगों को बताया था इसलिए क्योंकि ये 7 वर्ड्स हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं। तो उसको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी लिखोगे तो यही 7 आ जाएंगे। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखोगे तो भी आपको यही 7 आ जाएंगे। इमेजेस देख लेना, कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई अच्छा सा इमेज ओपन कर लेना तो जरा क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। इन 7 C's को क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ी सी अहमियत हो, स्ट्रेंथ हो, वुकत आए, एंड वी साउंड प्रोफेशनल विद द पीपल दैट वी आर टॉकिंग टू और राइटिंग टू। किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन में ये हो सकते हैं, आपकी स्पीकिंग में भी और आपकी राइटिंग में भी। ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है। 7 C's ऑफ स्पीकिंग नहीं है, 7 C's ऑफ राइटिंग नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए है। तो कम्युनिकेशन का मतलब आपके 4 स्किल्स होते हैं कम्युनिकेशन में: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये 7 C's आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, किसी एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड। लेकिन हमारा फोकस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बिजनेस राइटिंग है, तो हम ज्यादातर बातें राइटिंग की करेंगे। कम्युनिकेशन को थोड़ा सा लेके चलेंगे, ज्यादा बातें हमने राइटिंग की करनी है क्योंकि हमारा टॉपिक ही या हमारा सब्जेक्ट ही राइटिंग के ऊपर है। तो इस वजह से अगर आप ये देखो, सेकंड पॉइंट जो है वो मैंने राइटिंग के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन इज वेरी यूजफुल टूल टू हेल्प राइट हाई क्वालिटी ईमेल्स, लेटर्स वगैरह वगैरह, एंड प्रिपेयर इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन। अगर आप ओरली से बात करने जा रहे हो, कोई मीटिंग के दौरान आपको एजेंडा दिया गया है कि ओके इस पॉइंट के ऊपर आपने 5-10 मिनट बात करनी है, ब्रीफ देनी है बाकी अपने कलीग्स को जो मीटिंग में होंगे, तो भी इन 7 C's को माइंड में रखोगे तो अच्छा है। यही आपको कह दिया गया कि रिपोर्ट बना के लेके आनी है आज की मीटिंग के ऊपर, आप मीटिंग के फॉर्म में, तो भी 7 C's को माइंड में रखोगे तो वो बेहतर आपकी पीस ऑफ राइटिंग होगी। तो 7 C's को अगर हम माइंड में रखते हैं तो हमारी जो है वो ओवरऑल कम्युनिकेशन थोड़ी सी इफेक्टिव होती है और प्रोफेशनल होती है। 7 C's में आता क्या है, जल्दी से चलते हैं। किसी खास सीक्वेंस में नहीं है, ये आगे पीछे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि करेक्ट नंबर 1 पे आएगा या कंसाइज नंबर 2 पे आएगा, वो आगे पीछे हो सकते हैं।
या करेक्टनेस, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं। कभी गूगल पे देखोगे तो करेक्ट लिखा होगा, कभी करेक्टनेस लिखा होगा, एक ही चीज है। मिल, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सही हो, करेक्ट हो, टू द मार्क हो, कि जिसके ऊपर आपने लिखना था आप उन्हीं चीजों के ऊपर पॉइंट्स बनाया है, वही पॉइंट्स आपने डाले हैं कि नहीं है। इनकरेक्ट ग्रामर, इनकरेक्ट इंग्लिश बात कर रहे हैं, या इनअप्रोप्रिएट सेंटेंसेस तो नहीं आपने लिखे हुए, आधे पौने सेंटेंसेस आपने लिखकर कोई और बात के ऊपर तो नहीं चले गए हो। करेक्ट है कि नहीं है, एज अ होल आपका डॉक्यूमेंट या आपकी जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो सही है, करेक्ट है कि नहीं है। कंसाइज यानी कि ब्रीफ है कि नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन जो होती है, या ऑफिस या वर्क प्लेस कम्युनिकेशन जो होती है, वो बहुत ब्रीफली लिखनी होती है अगर रिटन है, और अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो भी आपने ब्रीफली करना है, क्योंकि कारोबारी जिंदगी बहुत मसरूफ होती है, लोगों के पास टाइम की कमी होती है। टाइम इज मनी, आपने एक एक्सप्रेशन सुना होगा, तो ये बिजनेस वर्ल्ड में बहुत यूज होता है। कुछ लोग तो प्रोफेशनल में भी कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी बंदा हूँ। तो हमने अपनी कम्युनिकेशन को एज कंसाइज एज पॉसिबल, एज ब्रीफ एज पॉसिबल बनाकर प्रेजेंट करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से, क्योंकि उसकी साइज को, तो हम उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल देंगे, ये नहीं डालते, ये नहीं डालते, वो नहीं डालते, क्योंकि छोटा वर्णा करना है, ब्रीफ करना है, कंसाइज करना है। वर्ड ब्रीफ है, कंसाइज का जो सिनोनिम है। चीजें हमने सारी डालनी है जो प्लानिंग में थी, ये चीजें हमने वो सारी डालनी है जो बॉस ने कही थी या कलीग ने प्लानिंग में डाली थी, लेकिन उन सारी चीजों को मैंने कंसाइज करना है। अगर 10 पॉइंट मैंने सोचे हैं या मुझे कहा गया कि मैंने ये 10 पॉइंट्स डालने अपनी पीस ऑफ राइटिंग में या अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो मैंने डालने वो 10 के 10 ही है। मैं 8 नहीं कर सकता, मैं 7 नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कंसाइज करना है। लेकिन उन 10 पॉइंट्स को मैंने छोटा करके लिखा। ये चीज समझ में आई है कि कोई चीज मिस, वो आपका ये चीज आ जाती कंप्लीटनेस में, नेक्स्ट वाली में, कि इसके चक्कर में, कंसाइज करने के चक्कर में आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो नहीं है। ये माइंड में रखना कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है, कोई ऐसा लूप होल तो नहीं छोड़ दिया कि जो सामने वाले को शायद कोई चीज समझ में ना आए और वो समझे कि आपने आधी बात की और आपने उसको जो है वो कंप्लीट करके किया, या आपने प्रेजेंट नहीं किया। तो जो भी आप बात कर रहे हो वो आधी अधूरी बीच में नहीं छोड़नी है, उसको कंसाइज भी रखना है, उसको करेक्ट भी रखना है, लेकिन साथ ही साथ उसको कंप्लीट भी आपने प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट इज आपका कर्टियस, यानी कि आप पोलाइट हो कि नहीं हो, तमीजदार आपकी पीस ऑफ राइटिंग है या कम्युनिकेशन है, या आप या आप ऑफेंसिव हो रहे हो, या आप सार्कास्टिक हो रहे हो, यानी कि तंज कर रहे हो, आप टॉन्ट कर रहे हो, अपने बंदे को नीचा दिखा रहे हो, आपके पीस ऑफ राइटिंग में कर्टसी है कि नहीं है, पोलाइटनेस है कि नहीं है, रूड तो नहीं हो रहे हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इवन दो अगर आप बॉस हो, आप सीनियर हो, आप फाउंडर और सीईओ ऑफ द कंपनी हो, भी लागू आता है आपके ऊपर ये 7 C's। इट्स नॉट दैट यू आर द बॉस ऑफ द कंपनी और द ओनर ऑफ द कंपनी तो आप कर्टेसी नहीं दिखाओगे, आप अगले बंदे को जो है वो बुरी तरीके से ट्रीट करोगे। डिसरिस्पेक्ट आप किसी की भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे वो आपका जूनियर हो, चाहे आप ओनर ऑफ द कंपनी हो, फिर भी आपके अपनी कम्युनिकेशन में कर्टियस रहना है। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है अगले बंदे के ऊपर तो आप अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो। कर्टेसी का एलिमेंट आपने साथ में रखना है, क्योंकि आपने सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, दिल आजारी नहीं करनी। अपना पॉइंट डेफिनेटली आप बताओ, अपना एंगर कन्वे करो, अपनी कंसर्न कन्वे करो, बट इन अ कर्टियस वे। ओके, कॉन्क्रीट और कोहेरेंट, ये आपको कहीं किसी जगह कोहेरेंट मिल जाएगा, सी में कॉन्क्रीट मिल जाएगा। ज्यादातर कॉन्क्रीट का वर्ड यूज किया जाता है इसमें 7 C's में, कि एक एलिमेंट है ना घर बनाने और वो बिल्डिंग्स बनाने में हम यूज करते हैं कंक्रीट। क्यों यूज करते हैं? हम लकड़ी का बना लें, ईंटों का खाली बना लें, व्हाई वी यूज कंक्रीट ऑन सर्टेन एरियाज? मजबूत, पुख्तगी हो उसके अंदर, आपकी स्ट्रेंथ हो उसके अंदर, कि आप कोई हवाई बात कर रहे हो, आप बॉस हो या सीनियर हो या जूनियर हो, तो आपकी बात में कोई अहमियत है, कोई स्ट्रेंथ है, कोई वुकत है, या ऐसे ही लग रहा है बस आपने तैरनी बात कर दी, यू डोंट मीन इट, सीरियसनेस है ही नहीं आपके अंदर। तो वो आपकी बात में होनी चाहिए कि यू शुड मीन व्हाट यू आर सेइंग, और अगला बंदे को कन्वे हो कि यार ये जो बंदा कह रहा है कि ये वाकई कह रहा है, ये सिर्फ कहने को नहीं कह रहा है, ही मीन्स व्हाट और शी मीन्स व्हाट दे आर सेइंग। कंसिडरेट एंड क्लियर, क्लियर को हम पहले करते हैं, वर्ड हो सकता है, क्लैरिटी भी वर्ड हो सकता है, दोनों ही एक चीज है।
आपकी पीस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर है या उसमें कंफ्यूजन है, कि सामने वाला जब पढ़ेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा आपकी पीस ऑफ राइटिंग को पढ़कर या आपकी स्पीच को सुनकर, या क्लैरिटी के साथ आपने जो पॉइंट्स बताए हैं वो उनको समझ में आएंगे सीधे सीधे अल्फाजों के अंदर। ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज आपने यूज की है, जबकि आपको पता है कि आपका ऑडियंस जो है वो इतनी प्रोफेशनल लैंग्वेज को या जार्गन को नहीं समझता होगा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया, क्लैरिटी आपके अंदर नहीं थी। पॉइंट्स आपके अच्छे थे, लेकिन जब आप उन पॉइंट्स को लेके बैठे हो तो इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से आपने कंफ्यूजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है, ऑडियंस के ऊपर से गुजर गया। तो क्लैरिटी अगर नहीं है, चाहे आपने कितनी अच्छा काम किया हो, रेकी की हो, आपने लिटरली टाइम स्पेंड किया हो, लेकिन क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो जो मकसद है हमारा कि हमारे सामने वाले तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और उसको समझ में आए, वही बहुत हो जाएगा मकसद, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं थी आपकी इंफॉर्मेशन। अगले बंदे को पूछना पड़ेगा ये था उसका मतलब, ये था उसका मतलब, ये था। ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी होता है। माइंड में रखो कि जो कम्युनिकेशन आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो अपने जात के लिए नहीं है, किसी और के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उनको अहमियत देनी है। ताकि तो कम्युनिकेशन इज फॉर देम और फॉर दैट वन पर्टिकुलर पर्सन। उनको ही समझ में नहीं आया तो फिर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी ही नहीं। तो उनको हुए, सामने वाले को माइंड में रखते हुए आपने कम्युनिकेशन को करना है। मैं एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, अगर मैं क्लास 2-3 के बच्चों को ग्रामर पढ़ाऊँ, या मैं क्लास 9-10 या इंटरमीडिएट के बच्चों को ग्रामर पढ़ाऊँ, ग्रामर तो अंग्रेजी का वही है ना, लेकिन मेरा लेक्चर की डिलीवरी डिफरेंट होगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो क्लास 2 और 3 के बच्चे हैं, और मेरी दूसरी ऑडियंस जो है वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बच्चे, उनको थोड़ा बहुत ही ऑलरेडी समझ है, और उनका जो स्पैन है वो बेहतर होगा क्लास 2 और 3 के बच्चों से, है वो अंग्रेजी का ही ग्रामर। तो मैं एक लेक्चर हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकती, चाहे मुझे टेंसेस ही पढ़ाने हैं, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज के। क्लास 2-3 के बच्चों के लिए मुझे अलग डिजाइन करना पड़ेगा टेंसेस, और बड़े क्लासेस के लिए मुझे अलग डिजाइन करना पड़ेगा टेंसेस, ऑल्दो मेन टॉपिक हमारा वही है। तो ऑडियंस को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, ये नहीं कि एक साथ आप चला लोगे। एक्सक्यूज मी। कंसिडरेट या कंसिडरेशन भी ये वर्ड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा सामने वाले के बारे में सोचना है, इन द सेंस कि अगर आपके साथ आपने उनको कोई काम करने को, और उन्होंने अगर आपको वो काम सही करके दे ही दिया, तो आपने उनको डांट दिया या कुछ भी हो गया, आप उनको कहा दोबारा काम करके लेके आओ, उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनके साथ कोई मजबूरी हो सकती है, किसी वजह से शायद उनका इस दफा ये काम अच्छा ना डिलीवर हुआ हो या समथिंग लाइक दैट। किसी के साथ आप किसी कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हो, हमेशा वो आपके साथ अच्छी डीलिंग करते हैं, टाइम पे पेमेंट करते हैं, भी टाइम पे मिलती है, लेकिन इधर जहाँ कंपनी में काम करो, पहली दफा या 2 दफा 2 महीनों से ऐसा हो रहा है कि आपकी पे जो है वो थोड़ी लेट आ रही है, तो थोड़ी सी कंसिडरेशन हमने दिखानी है कि ओवर द इयर्स तो वो सारा कुछ सही चल रहा था, अभी अगर कोई अचानक प्रॉब्लम आया है तो हो सकता है कि हमारा जो ऑडियंस है उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो थोड़ी सी कंसिडरेशन, थोड़ी सी उनको अंडरस्टैंडिंग उनके मे बी देर इज अ प्रॉब्लम विद देम, तो इस वजह से जो है वो मे बी ये प्रॉब्लम इस तरह राइज हुआ है। तो कंसिडरेट करना मतलब आपने उनकी शूज में जाकर सोचना है कि कभी अगर हम इस तरह की नौयत में आएंगे, कुछ कंपनी ऐसी होती है वो ये कहती है कि उनके रूल्स या पॉलिसीज होते हैं कि पहली तारीख को जो है ना आपने हमें काम करके देना है, और पहली आपको जो है वो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। हर दफा ऐसा ही होता है, लेकिन इस दफा एक दफा ऐसा हो गया क्योंकि 15 तारीख की उन्होंने डेट मांग ली है, काम आप हमें पहली को ही दे दें, पेमेंट हम आपको फर्स्ट के बजाय 15th को करेंगे। तो ऐसे में हमें कंसिडरेशन दिखानी चाहिए कि हमें हमेशा वो फर्स्ट तारीख को हम काम देखते हैं, फर्स्ट तारीख को ही वो हमें पेमेंट दे देते हैं, लेकिन इस दफा अगर वो 10 तारीख करें तो उनकी कोई मजबूरी होगी। और ये, और दूसरा ये कि कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम हमेशा उनको फर्स्ट तारीख को काम दे देते हैं, कभी हमारी तरफ से अगर डिले हो गया और हमने उनको कहा कि फर्स्ट के बजाय हम 5th को या 10th को आपको काम, तो वो भी थोड़ी सी कंसिडरेशन टुवर्ड्स अस दिखाएंगे कि जब हमने उनके साथ थोड़ा सा जो है ना वो बैलेंस आउट किया था, तो वो भी हमारी मजबूरी को समझेंगे और हमें हमारा साथ देंगे, रादर देन दैट के रिजिड हो जाएंगे कि नहीं अभी दो, तो वरना हम आपके साथ डीलिंग कैंसिल करते हैं। तो कंसिडरेशन थोड़ी सी शो करना भी ज्यादा जरूरी होता है व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग, वेदर इट्स रिटन ओपन।
ओके, ये 7 C's जो हैं, आप समझो कि ये, इसका सवाल तो वो कोई भी नहीं पूछेंगे आपसे कि 7 C's क्या होते हैं, लेकिन वो ये 7 एलिमेंट्स जो हैं आपकी उस सिचुएशन के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके पीस ऑफ राइटिंग के अंदर, लेटर राइटिंग के अंदर और ईमेल राइटिंग के अंदर के नहीं। आपने करेक्ट, जो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ कि करेक्ट ईमेल लिखी थी या करेक्ट लेटर लिखा था कि नहीं लिखा था, जो पॉइंट्स आपको बताए गए थे या जो टॉपिक आपको, उसी पर आपने करेक्ट तरीके से अपना वो ईमेल या लेटर लिख के दिया है। आपने कंसाइज लिखा है, यानी कि हमने 150 वर्ड्स आपसे मांगे थे, आपने 150 वर्ड्स तो दिए हैं, लेकिन बीच में से इंफॉर्मेशन खाली, क्योंकि आपके 150 वर्ड से ज्यादा, इस डर से आपने बीच में से इंफॉर्मेशन डाली ही नहीं कोई। तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने 150 वर्ड्स दिए हैं, वो ये देखेंगे कि 150 वर्ड्स के अंदर वो सारी चीजें डाली हैं जो हमने मांगी थी, कोई चीज छोड़ तो नहीं दी है। दूसरा, आपका जो पीस ऑफ राइटिंग है वो कंप्लीट है कि नहीं, इंफॉर्मेशन आपने जो है वो आधी अधूरी तो नहीं छोड़ दी कि बात करते करते कि हाँ ओके हम आपके साथ डीलिंग करते हैं, उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन उसकी नहीं दी तो और पॉइंट के ऊपर आपने बात करना शुरू कर दी है। तो एज अ होल आपकी वो पीस ऑफ राइटिंग जो हम टेस्ट में देंगे वो कंप्लीट है कि नहीं। कर्टेसी यानी कि एलिमेंट ऑफ बीइंग पोलाइट, वो आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है पीस ऑफ राइटिंग में, आप कहीं रूड तो नहीं हो रहे हो। एक आध बच्चे ने अभी मैंने हाईलाइट किया था, उन्होंने लिखा है कि आई वांट यू टू इंक्रीज माय सैलरी, तो दैट्स रूड। यू कांट ऑर्डर योर बॉस टू इंक्रीज योर सैलरी, यू कैन। ऐसे में हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, कुड, शुड, वुड, आई वुड अप्रिशिएट, हाईली ग्रेटफुल, पोलाइट वर्ड्स आप यूज करके बेसिक डिमांड अपने सामने रखो, लेकिन ऐसे नहीं आई वांट माय सैलरी इंक्रीज बाय 10%। वो कहेगा ठीक है जाए, मैं तो नहीं कर रहा। तो कर्टेसी का एलिमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी पीस ऑफ राइटिंग में कि नहीं। दूसरा, कॉन्क्रीट, तो नहीं लग रहा कि आप हवाई बातें कर रहे हो, आप जो कह रहे हो, जो आपने लिखा है, आपके वर्ड्स वो कन्वे कर रहे हैं कि यस यू मीन व्हाट यू आर राइटिंग। दूसरा, कंसिडरेशन दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, क्लैरिटी है कि नहीं है। तो ये वो सारी चीजें कि जो वो वैसे ओवरऑल आपके खत के अंदर या ईमेल के अंदर चेक करेंगे, वो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेंगे। गुड। सारी थी। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ बेटा इसकी पीपीटी शेयर करूं, क्योंकि पीडीएफ फाइल में ना ये वीडियोस नहीं खुलेंगी, ये मैंने इसके अंदर 2 वीडियोस डाली थी, तो मैं पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। जस्ट इन केस अगर नहीं मिलती है, मेरा सिस्टम मेरे था, तो मेरे पास जो भी फाइल थी वो फिर मैंने इरफान को दे दी थी, वरना फिर मैं ये पीडीएफ फाइल ही आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसको मैं रिकैप छोटा सा करती हूँ कि माइंड मैप्स हम यूज करते हैं जब हमने किसी एक काम पे जो है ना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर हमने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या आइडियाज निकालने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम माइंड मैप का यूज करते हैं कि बीच में हम एक मेन पॉइंट अपना लिखते हैं जिसके ऊपर आज मीटिंग का जो एजेंडा आप समझ लो वो आप लिखोगे, और उसके ऊपर फिर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो माइंड मैप हम जब यूज करते हैं जब वी आर टॉकिंग मीटिंग कर रहे हैं अबाउट वन टॉपिक। जब हमने मल्टीपल चीजों के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करना है, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर हम अफिनिटी डायग्राम करते हैं, ताकि उसके अंदर हम मल्टीपल चीजों को एक साथ ही उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें। जैसे कल हमने बात की थी कि जो वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, लोगों को कितने को बुलाना है, अकाउंट्स एंड अपना फाइनेंशियल हमारा स्टेटस क्या होएगा। तो मल्टीपल चीजों पे काम करेंगे तो अफिनिटी डायग्राम का हम यूज करते हैं। And if we have some kind of a problem that we with a solution for, then we use fishbone diagram, जिसमें हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या कॉज एंड इफेक्ट, ये दो चीजों के लिए, ज्यादातर कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज होता है कि कोई एक मसला हमारे हाथ में है, उसके क्या वजूहात रही हैं और उसके क्या इफेक्ट निकले हैं। तो ऐसे में हम फिर ये फिशबोन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 1, हमारा स्टेप 2 है ये प्रोसेस का, जिसको हम ड्राफ्टिंग या राइटिंग कह सकते हैं, जिसमें अभी हमने ये जो सारी पीछे प्लानिंग की थी अभी के जी, हमारा यूएसबी जो है वो अफोर्डेबल है, कलर डिफरेंट है, और हमारा ये यूजेबल है एंड ऑल दैट, अब उस बना लिए, चाहे वो माइंड मैप वाले बना लियो, चाहे फॉर एग्जांपल हमने वो अपने सीएफई के फेवर वाले खाने के बना लियो अफिनिटी डायग्राम यूज करके, या किसी प्रॉब्लम का सलूशन हमने निकाल लिया फिशबोन डायग्राम, हमने अपनी जो होमवर्क है, जो रफ वर्क है वो हमने कर लिया, पॉइंट्स हमने बना लिए।
अब उन पॉइंट्स को हम किसी को एज इट इज प्रेजेंट नहीं कर सकते कि एक फिश बोन बनाया और वो अगले बंदे को आप दे दो, या बनाया वो अगले बंदे को दे दो। किसी न किसी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है आपने, फिर आप किसी को वो प्रेजेंट करते हो डॉक्यूमेंटेशन। तो अब जब हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो अब हम स्टेप पे आएंगे कि अब हम अपना बेसिकली ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे, यानी कि हाथ से लिखना या टाइपिंग करना शुरू करेंगे। ड्राफ्टिंग का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज इनटू कंप्लीट थॉट्स। अभी हमने सिर्फ रीयूजेबल लिखा, अफोर्डेबल लिखा, अब उनको आपने एक कंप्लीट थॉट्स बनाना है, यानी कि जुमले बनाने हैं पूरे। एक एक दो दो वर्ड्स लिखे थे, अब उनको ही आपने पूरा जुमलों में कन्वर्ट करना है, और सही तरीके से अरेंज करके या सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपने अरेंजमेंट्स ठीक करनी है अपने आइडियाज की। यानी कि आपके मैसेज में क्लैरिटी हो और पैराग्राफ्स आपके इस तरह बने हुए हो कि सामने वाले को पढ़ने में डिफिकल्टी ना हो, क्लैरिटी हो, और पहली दफा में ही पढ़ के उसको चीजें, आपका मैसेज समझ में आ जाए। रफ ड्राफ्ट इज नॉट सेंट फॉर प्रिंटिंग। ये माइंड में रखिएगा कि जब आप अपना रफ ड्राफ्ट बना रहे हो वो आप अभी अपने लिए बना रहे हो। उसमें आप जब रिव्यू करोगे तो अपने काम को काटा पीटी करके, एडिटिंग करके, और वो फिर उसके बाद रफ ड्राफ्ट जाएगा। आप समझो कि आप अपने लिए बना रहे हो कि जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे वो मैंने सही तरीके से डॉक्यूमेंट बनाए कि नहीं बनाए, सामने वाले को अभी आपने वो रफ वर्क प्रेजेंट नहीं करना होता। लॉजिकल कनेक्शन है मेरे आइडियाज के, कि मैंने अगर बात करनी थी कि जी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोसेस आप बताओ कि घर बनाना है हमने या कमरा बनाना, उसकी कोई ना कोई एक लॉजिकल चीजें होती हैं कि जी सीमेंट चाहिए होगा, ईंटें चाहिए होंगी एंड ऑल दैट। तो मेरे आइडियाज जो हैं, जो मैं पुट इन कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो लॉजिकल है, या मैंने कहीं ऊपर बात कर ली है कि जी हमें सीमेंट चाहिए होगा और ईंटें चाहिए होंगी और बजरी चाहिए होगी, उसके बाद मैंने किसी और पॉइंट पे बात कर दिया और फिर दोबारा तीसरी दफा आकर मैंने कह कि हाँ जी हमें वो पेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये और वो भी चाहिए होगा, जो कि पहले वाली बात से रिलेटेड था। तो पहली वाली बात इसका मतलब आपकी इनकम्प्लीट थी। वो तीसरा पैराग्राफ लिखते लिखते आपको याद आया, वो वाली बात तो मैंने लिखी नहीं, चलो मैं इधर ही डाल लेता हूँ। तो वो लॉजिकल है कि नहीं है आपका, एक सीक्वेंस में सही चल रहा है, जो बात जहां आनी चाहिए वो वहां है, या आधी अधूरी वहां छोड़कर उस बात को कहीं और कंप्लीट कर रहे हो, या कभी कभी कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो जिसमें वो इनकम्प्लीटनेस। तो आपके लॉजिकल कनेक्शन है आइडियाज के, या एक पजल की तरह आपके रीडर को खुद समझना पड़ेगा कि आपने ये लिखना था या आपने ये लिखने की कोशिश की थी। फिर ऐसे में समझने की कोशिश करता है, जब नहीं समझ में आता तो जिसने लिखा होता है उसको कॉल करके बुलाता है। अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो, कि भाई ये आपने जो चीजें लिखी थी मुझे तो समझ नहीं आ रही, इसको दोबारा से समझाया मुझे क्या। फिर आप समझाओगे कि मैं सर ऐसा नहीं वैसा था, तो वो अगला बंदा कहेगा कि ये चीज उधर लिख देती तो ज्यादा बेहतर तौर पर समझ ना आ जाती। फिर दोबारा जाओ और रिपोर्ट बना के लेके आओ। तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी नीडिंग टू री राइट वट एवर यू हैव ऑलरेडी रिटन, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने ध्यान से नहीं लिखा, लॉजिकली नहीं लिखी चीजें। अगर आपने डाल भी दी हैं तो कुछ इधर और कुछ उधर डाल दी हैं। सिर्फ डाल देना इज नॉट द मेन थिंग कि जी 10 चीजें थी, 10 की 10 डाल तो दी हैं, अगले बंदे को सर को बोलो सर डाल तो दिए 10 की 10 चीजें। वो एक तरीके से लॉजिकल तरीके से डली हुई, सीक्वेंस में डली हुई कि नहीं डली हुई, इधर की उधर और उधर की उधर तो नहीं है। एग्जाम्पल एक कोई एक पार्ट है जिसके 3 हिस्से हैं, तो आपने 2 लिख दिए, तीसरा लिखा ही नहीं या तीसरा कहीं और डाल दिया, तो वो आपकी जो है ना इनअप्रोप्रिएट राइटिंग को अगला बंदा पजल की तरह सॉल्व करने नहीं बैठा। क्योंकि बिजनेस राइटिंग है, टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, फट से समझ में आनी चाहिए। तो वो दे डोंट हैव टाइम, एक तो अनएथिकल चीज है, और दूसरा ये कि दे डोंट हैव टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन। तो वो क्लैरिटी उस फाइनल वर्जन जब हम उसको अपना प्रूफ रीडिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना फाइनल वर्जन जो है वो अगले बंदे को दिखाते हैं या प्रेजेंट करते हैं या सेंड कर देते हैं। ड्राफ्टिंग आपकी आपके लिए होती है, खुद के लिए होती है। वेल ऑर्गेनाइज मैसेज क्या होता है, इसको पढ़िएगा आगे जो लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द पीसेस फिट टुगेदर। समझो कि एक प्रॉपर पजल, अगर आपको एक पजल दिया है, हमने सारे पीसेस डाल तो दिए हैं पजल में किसी तरीके से, ऑल दो शेप डिफरेंट होती है ना, कहीं तो जबरदस्ती अंदर डाल दिया, चलो इस पजल के अंदर घुस तो जाए वो चीज, लेकिन जब आप उसको उठा के देखोगे तो वो
कहीं का कहीं होगा। अगर कोई एनिमल है तो उसकी दुम का कोई हिस्सा जो है वो सर पे जा रहा होगा, तो पैर का हिस्सा जो है वो शायद जो है ना वो स्टमक के एरिया में जा रहा होगा। 100 पीसेस थे, 100 के 100 हमने डाल तो दिए, लेकिन वो गलत जगहों के ऊपर डाले, तो वो देखने वाले को समझ इन अ वे समझ आ जाएगा, अच्छा ये कोई जानवर है, इतना तो समझ में आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपकी पीस ऑफ राइटिंग समझ ही नहीं आएगी अगले बंदे को। उसमें से समझो 60-70%, 80%, 85% समझ में आ जाएगा, लेकिन किसी को प्रेजेंट करने के काबिल ये चीज नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर से हमें बाकी चीजें खुद ही समझनी पड़ रही है। तो वो कहेंगे अगर हमने खुद ही समझनी थी तो फिर हम लिख भी खुद ही लेते, आपको क्यों हायर किया या आपको ये असाइनमेंट क्यों दी। Unorganized messages lead to misunderstanding, misinterpretation, and results in ties with different companies. पहले का स्टेप ये हो सकता है कि कलीग ही पढ़ के कह दे या क्या चीज अजीब सी लिखी है। दूसरा स्टेप ये हो सकता है बॉस से थोड़ी बहुत ही डांट पिट जाए, एक लेवल होते हैं। तीसरा ये होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेजर लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ डीलिंग कर रहे हैं, अब हम सीएफई हैं, हमारा जो है वो सिटी जो है हमारी उनसे लेना देना है, या जिनसे हमने टेबल्स ली उनके साथ हमारा लेना देना है, हम अदर देन सीएफई एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी तो करते हैं। लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन अगर हम हमारा नाम ही ऐसा आ जाए कि जी आप लोग तो अजीब किस्म की कम्युनिकेशन करते हैं, मांगते कुछ है पूछते कुछ है, पैसा कुछ दे रहे होते हैं, समझ में नहीं आ रही होती आपकी कम्युनिकेशन, तो हमने आपके साथ करना। तो ये वो जो लास्ट जुमला है, ब्रेकिंग बिजनेस टाइज, यानी कि अगर इस लेवल तक हमारी कम्युनिकेशन वियर्ड है या अजीब है, तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो बिजनेस ही आपसे नहीं करती हैं या डीलिंग ही नहीं करती हैं आपके साथ, क्योंकि द वे यू कम्युनिकेट डज नॉट सूट दैट पर्टिकुलर कंपनी। कि आप देर से ईमेल्स का जवाब देते हो, आपको फोन करती है, सारा कुछ कम्युनिकेशन में आ रहा है ना। कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, हम आपको ईमेल पे ईमेल कर रहे हैं जी हमें लिस्ट दे दें, हमने आपसे 10,000 एसीएस खरीदने हैं, आप हमें जो है ना उसकी पिची बना के नहीं दे रहे, हमने नहीं करनी आपसे कम्युनिकेशन। गलत कम्युनिकेशन तो दूर की बात है, आप उनको रिप्लाई तक नहीं कर रहे हो। वो याद है वो फीडबैक वाली चीज, ये फीडबैक ही नहीं अगर मिल रहा तो फिर कम्युनिकेशन तो हवा में ही लटकी हुई है। वो ये सोच रहे हैं कि अभी शायद आप लोग पिच बना रहे होगे कि हमने इतने एसी कंसेशन दे रहे होंगे, पता चला उन्होंने आपकी ईमेल को देखा है और देखकर अनदेखा कर दिया। वो ऐसे में फिर बिजनेस टाइज आपकी टूट जाती है। वो कहेंगे हमने इस कंपनी के साथ काम नहीं करना, चाहे हमें कंसेशन भी दे रहे हैं बट दे आर नॉट टाइमली कम्युनिकेटर्स, तो लेट देम बी, किसी और को हम हायर कर लेते हैं। तो लेवल्स होते हैं आपकी, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो एज अ पर्सन, एज अ डिपार्टमेंट, एज अ टीम और एज अ कंपनी, तो अच्छा कम्युनिकेटर होना विल टेक यू हाई। अगेन कम्युनिकेशन की बात हो रही है इधर, अभी तक अंग्रेजी की बात नहीं हो रही, माइंड में रखना। वो एक सेकंड लेवल है कम्युनिकेशन के साथ, कि आपकी इंग्लिश या जो भी जबान आप बोलते हो वो कैसी है। अगर आप उर्दू और पंजाबी में ही अगर नहीं कर सकते हो, तरीके से बात नहीं कर सकते हो, या आप प्रॉपरली एथिकली बिजनेस एथिक्स को माइंड में रखकर उर्दू पंजाबी में भी बात नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है कि हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। इंग्लिश तो अलग चीज है ना, इंग्लिश तो एक जबान है, जैसे उर्दू पंजाबी है, वो आनी चाहिए आजकल के जमाने में, यस, लेकिन पहले बेहतर कम्युनिकेटर होने की जरूरत है। वो एटिकेट्स, वो तरीके, वो बात करना, वो अप्रोच करना, किसी को जवाब देना, फीडबैक देना, वो फिर साथ में इंग्लिश को हम अलग से लेके चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश हमने बेहतर करनी है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है ऑफ द प्रेजेंट बेसिकली। कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स, कि हम ऑर्गेनाइज कैसे करें अपने पीस ऑफ राइटिंग को। कि आपका टॉपिक या आपका जिस पे आप लिख रहे हो या बोल रहे हो, वो ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको एक सीक्वेंस में चलने की जरूरत है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे चाय बनानी है, किस किस लड़कों को चाय बनानी आती है? गुड है, जिनको आती है उनको पता होगा पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, इस सीक्वेंस। आप क्या आपने पहले सॉस, यू नीड टू स्विच ऑन द गैस आपके पास होनी चाहिए, या बिजली का आपके पास कोई माइक्रोवेव टाइप कोई चीज होनी चाहिए, फिर आपको पानी चाहिए होएगा। बगैर पत्ती के चाय बन सकती है? नहीं ना, इंग्रेडिएंट्स सारे होने चाहिए और फिर एक सीक्वेंस में होने चाहिए, कि पहले ये करोगे फिर ये करोगे फिर ये करोगे, एंड में जो है ना, आप अगर टी बैग की चाय बना रहे हो तो वो टी बैग हम फेंक देते हैं, या अगर आप स्टेनर से स्टेन कर रहे हो तो फिर फाइनल स्टेप ये होगा कि मग के अंदर आप अपनी चाय डालोगे, छानोगे और किसी को दोगे। तो वो सीक्वेंस में कभी कभी अगर कोई चीजें आपको लिखनी या बोलनी आ जाती हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करना हमें आना चाहिए, कि ये सीक्वेंस वाली या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, या एक
किसी तरतीब से कोई चीज आनी है, तो ये वाली पीस ऑफ राइटिंग या ये वाला पीस ऑफ स्पीच अगर मैंने करनी है तो मेरी सीक्वेंस वाली है, तो मैंने अपने आइडियाज को इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि वो एक सीक्वेंस में सही तरीके से तरतीब में आए। कभी कभी आपका कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर लिखना आ जाता है, जो कि अभी आप लोग के पेपर में आएगा। और अभी हमने फिशबोन किया भी था कि वो एक टीम बैठी थी कि जी क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहे हमारे कस्टमर्स, क्या कॉजेज हैं और क्या इफेक्ट हैं। तो ऐसे सिचुएशन इफेक्ट को माइंड में रखते हुए हमने अपनी वो पीस ऑफ राइटिंग करनी है, या अगर हम किसी को स्पीच दे भी रहे हैं तो हमने अपने थॉट्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि हम कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके अंदर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात नहीं कर सकते, तो हमने कॉजेज और इफेक्ट को ही लेके चलना है। कभी कभी आपकी कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग के ऊपर भी बात हो रही होती है। ये है जैसे ये कल ही हम बात कर रहे थे कि ये फोन है हमारा और एक XYZ कंपनी का फोन है, भाई अब इसके अंदर क्या है ऐसी कॉमनैलिटी है, यानी कि कंपेयरिंग कर रहे हैं और कंट्रास्ट कर रहे हैं, क्या चीजें इसमें है और उसमें नहीं है, और क्या चीजें इसमें भी हैं और उसमें भी हैं। तो इनके ऊपर हम बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं दोनों को और कंट्रास्टिंग भी कर रहे हैं, सिमिलैरिटी भी देख रहे हैं और जो हम वो भी देख रहे हैं। तो अगर ऐसे में हमने करना है तो उसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं कर सकते, इसमें कोई सीक्वेंस का लेना देना नहीं है। आपकी जो कॉमनैलिटी है वो 1 की 2 और 2 के 1 भी हो सकती है, तो इसमें कोई सीक्वेंस को नहीं देखना। इसमें हमने ये देखना है कि हमने कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग के ऊपर बात करनी है, तो हमने कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग पे ही हमने पीस ऑफ राइटिंग करनी है, या अगर टीच कर रहे हो तो वो करनी है। ये थोड़े से लिखे हुए कॉमन वाले, अगेन आप देख रहे हो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन टाइप से। प्रॉब्लम सोल्यूशन के ऊपर अगर हमने कोई चीज लिखनी है तो वी आर गोइंग टू कीप इन माइंड के जो हमारा मेन टॉपिक है वो उसका कोई प्रॉब्लम है, हमने उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी है और फिर हमने रिकमेंडेशंस या सॉल्यूशंस या सजेशंस देनी है उस प्रॉब्लम को लेकर। वाटर शॉर्टेज जो है पूरी दुनिया में है, ये एक प्रॉब्लम इन हैंड है पूरी दुनिया का, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो फिर हमने पानी के किल्लत के रीजंस बताकर हमने उनके सॉल्यूशंस देने हैं साथ में, वो हमें माइंड में रखना है कि हम कौन सी पीस ऑफ राइटिंग की बात करें। कभी कभी प्रोज एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर हमें बात करनी है, तो ऐसे में हम कोई और टाइप ऑफ राइटिंग को बीच में नहीं ला सकते। रिफ्लेक्ट ना हो कि जी लिख तो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे लग रहे हो, लेकिन फील ये आ रही है कि आप सीक्वेंस का एलिमेंट बीच में आपने डाला हुआ है। तो जो भी हम पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हैं, हमारी जो भी टाइप ऑफ राइटिंग है वो ही पीस ऑफ राइटिंग रिफ्लेक्ट हो, उसी तरह के हमने वर्ड्स यूज करने हैं, उसी तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, स्पेशली वोकैबुलरी हमने उसी तरह की यूज करनी है जो टाइप ऑफ राइटिंग हम कर रहे हैं। इसमें भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी, स्पेशली दो में ये कॉज एंड इफेक्ट की वोकैबुलरी क्या होती है या होनी चाहिए अप्रोप्रिएट, और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग की क्या अप्रोप्रिएट होनी चाहिए वोकैबुलरी फॉर ऐसे राइटिंग। ये आर्गुमेंटेटिव मैंने इसलिए डाला था क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है, तो कभी कभी आपको आर्गुमेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीस ऑफ राइटिंग करनी पड़ जाती है, जो कि हम करेंगे आगे जाके। कभी कभी डिस्कस भी करनी पड़ जाती हैं चीजें और लिखना भी पड़ जाता है उनके बारे में। ये इम्पोर्टेंट है बड़ा। आपके दो होते हैं मेजर, डायरेक्ट अप्रोच इसको लिख सकते हो, या इनडायरेक्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट मेथड भी इसको कहते हैं, तो इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। अगर आप कभी गूगल के ऊपर देखो तो इनडायरेक्ट से क्या समझ में आता है और डायरेक्ट से क्या समझ में आता है। डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट सॉरी घुमा फिरा के थोड़ा सा, यस दैट इज द गुड वो, कि इनडायरेक्ट आप बात कर रहे हो। अब जैसे किसी दो दोस्तों में लड़ाई हुई हो तो तीसरे को बीच में लेके आएंगे, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, इसको कहेंगे उसको बोलो, वो कहेगा इसको कहेंगे उसको बोलो, तो वो इनडायरेक्ट बात हो रही है आपकी, डायरेक्ट नहीं हो रही है, उनके थ्रू बात हो रही है। तो पीस ऑफ राइटिंग में आपकी या इवन स्पीच के अंदर हम ज्यादा बात राइटिंग की कर रहे हैं कि आपके डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच, ये दो मेजर अप्रोचेस कह लो या मेथड्स कह लो, हमने माइंड में रखते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच हम जब अप्लाई करते हैं जब हमारा टॉपिक या हमारा जो लिखने का मुद्दा है वो हो, यानी कि सामने वाले के लिए थोड़ा सा अनप्लेजेंट हो, और अनएक्सपेक्टेड न्यूज हो, कोई सैडनिंग न्यूज हो सकती है, कोई थोड़ी भी बुरी खबर हो सकती है, कोई नेगेटिव न्यूज हो सकती है,
कोई अनप्लेजेंट न्यूज यानी कि वो आपको थोड़ा सा शॉक में लेके आ सकती है या आपको थोड़ी सी नागवार गुजर सकती है वो न्यूज जो है। जब ऐसे सिचुएशन में आपको करनी होती है तो हम इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। उसका भी आगे में एग्जांपल्स आपको देती हूँ। जब आपको पता हो कि जब मैंने ये खबर सामने वाले को देनी है तो उसने नाराजगी का इजहार करना है क्योंकि ये खबर ही ऐसी है, तो ऐसी सिचुएशन में इनडायरेक्ट का मेथड हम यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट अप्रोच हम जब यूज करते हैं कि कोई न्यूट्रल खबर देनी हो, ना सामने वाले से ही स्माइल मिलेगी ना सामने वाले से गुस्सा मिलेगा, वो सामने वाला खबर सुनेगा, इंफॉर्मेशन सुनेगा, ओके हो जाएगा। कोई ऐसी ज्यादा बात नहीं है कि आपको बताया जाए कि आज आप लोगों की क्लास होनी है तो शायद इसमें तो उदास ही हो जाओगे, वैसे इसमें न्यूट्रल खबर नहीं होगी। कोई पॉजिटिव न्यूज हो, कोई एक्सपेक्टेड न्यूज हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन डायरेक्ट अप्लाई मेथड का अप्लाई करते हैं। कि जैसे अगर मैं बात करूं डायरेक्ट की कि जैसे अभी वो मैंने एग्जांपल दी थी कि जी 1 तारीख को हम काम देंगे, 1 तारीख को ही हमें पैसे मिल जाते हैं, तो ये तो हमें पता ही है, एक्सपेक्टेड न्यूज है ना, न्यूट्रल न्यूज है ना, उसमें कोई अच्छाई है ना उसमें कोई बुराई है। तो हमने आपको काम दिया, आपने हमने पैसे दे दिए, तो ना हमारा सैड फेस बना ना हमारा हैप्पी फेस बना, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही था कि होगा। लेकिन वो जो एक और एग्जांपल मैंने दिया था जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम पहले को आपसे काम तो ले लेंगे लेकिन पैसे 15 तारीख को देंगे, तो वो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना उस कंपनी के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमने वो खबर उनको देनी है तो हम इनडायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे कि पहले इधर उधर की बातें करके थोड़ी बहुत ही, हमेशा तो हम आपको 1 तारीख को काम देते हैं, देते हैं, इतने महीनों से हमारा जो है ना वो सिस्टम चल रहा है, कभी आपको हमसे हमको आपसे नुकसान वो जो है ना वो शिकायत नहीं हुई है, लेकिन इस दफा ये जरा प्रॉब्लम है तो हम आपको 15 तारीख को पैसे देंगे बनाए, तो काम हमें आपसे फर्स्ट को ही चाहिए। तो आपने जो 2-3 जुमले अभी मैंने पहले बोले वो आपकी बफरिंग कहलाती है कि आप डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आए हो कि हम आपको 15 तारीख को पैसे देंगे, थोड़ा सा घुमाया फिराया, फिर आपने उनको एक थोड़ी सी सैडनिंग न्यूज दी या अनएक्सपेक्टेड न्यूज दी, दैट गोज फॉर द इनडायरेक्ट अप्रोच। अब जैसे खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाता है, बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी करीबी जानने वाले को फौरन ही फोन करके फौत हो गए, आप थोड़ा सा उनको मेंटली प्रिपेयर करते हो, 1-2 जुमले बोलकर, वो जो हॉस्पिटलाइज थे आपको पता था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या ये था वो था, फिर देन यू ब्रेक द बैड न्यूज कि जी वो फौत ही हो गए। अब ऐसे में मैं बच्चों को एग्जांपल देती हूँ कि माशाल्लाह अगर आप लोग 80-90% में पास हो जाओ किसी भी पेपर के अंदर, तो क्या घुमा फिरा के अम्मी अब्बू को या दोस्तों को सीधा सीधा जाके छलांगे मारते हुए जाके बताओगे कि हम लोग तो इतनी ग्रेड में पास हो गए, एंड वाइस वर्सा, ये खुदा ना खास्ता अनएक्सपेक्टेड आ गया है रिजल्ट, तो फिर तो ऐसे में घुमा फिरा के ही बोलोगे ना कि वो आपको पता था, तो उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये था तो वो था, तो लोड शेडिंग होती थी, तो लाइट नहीं थी, तो आपको पता था, तो मैंने तो आपको पहले भी थोड़ा सा इशारा दे दिया था, और फिर यू आर गोइंग टू कम अप विद द बैड न्यूज। तो ये चीजें हमने प्रोफेशनली भी अपनानी होती है कि जब हमने अपने ऑडियंस को, कलीग को, आप जरूरी नहीं होता कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हो कंपनी टू कंपनी, अगर कलीग को भी आपने बुरी खबर देनी है, जूनियर सीनियर को भी न्यूज या अनएक्सपेक्टेड न्यूज देनी है, तो भी आप इनडायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करें कि जी आप लोगों ने कहा था कि बोनस हम लोग दे देंगे और ये है वो है लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सैडनिंग न्यूज है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज है, तो उसको फिर आप थोड़ा सा घुमा फिरा के लेके चलोगे। और अगर स्ट्रेट अवे आपने उनकी बोनस दे दिया उनको, तो फिर घुमाने फिराने की क्या जरूरत है, गुड न्यूज है, एक्सपेक्टेड न्यूज थी, तो आप उनको फौरन दे दोगे कि जी हाँ आपने हमें लेटर लिखा था, आपकी हमने जो है वो बोनस दे दिया आपको, या इतनी सैलरी इंक्रीज कर दी आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आवाज कुछ या लेस कट कट के आ रही है, मैसेज में अभी भी कट के ही आ रही है, और ओके ओके थैंक यू। इशू बेटा नेट का कभी कभी हो जाता है। अगेन ये पढ़ाने का मकसद ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने टॉपिक दिया था न्यूट्रल खबर का या हमने टॉपिक दिया था नेगेटिव खबर का, बच्चे ने उसको कैसे स्टार्ट किया है, उसको पता था कि ये हाँ जो है वो 2 डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं या मेथड होते हैं, उससे आपने स्टार्ट करनी है, वो चेक करें। और इधर हम भी वही ऑब्वियसली जब डिफरेंट टॉपिक्स आप लोगों को देंगे तो यही चीजें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपकी राइटिंग के अंदर। सॉरी
लेटर आपका नहीं, ये आपका न्यूट्रल था। बफर का मतलब क्या होता है? बिगिन विद न्यूट्रल और पॉजिटिव स्टेटमेंट विद दैट बिल्ड्स रेपो। अभी जो मैंने 2-3 जुमले बोले थे ना कि हाँ हम आपके साथ तो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं और आपका हमारा जो है वो बड़ा अच्छा साथ है, लेन देन अच्छी है, कभी आपको हमसे हमें आप शिकायत नहीं हुई है, टाइमली सारी चीजें हो जाती थी। तो ये बफरिंग हो रही है और एक आप पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रहे हो अपने ऑडियंस के माइंड के अंदर उनका और हमारे रिलेशन को लेकर, ताकि आप जब बुरी खबर दो तो वो इतना उनको धचका ना लगे, इतना वो माइंड ना करें और वो ये कंसिडर करें, वो सी वाला कंसिडरेशन आ गई कि हाँ वाकई वो हमेशा हमें टाइमली चीजें दे देते हैं, इस दफा ही प्रॉब्लम हुई, चलो कुछ मसला होगा, उनको थोड़ी सी हमारी तरफ से कंसिडरेशन हम दिखाते हैं एंड हम रिप्लाई उनको करते हैं, कोई बात नहीं, ओके थम्स अप है, आप बेशक हमें 15 को दे दीजिएगा। तो हम थोड़ा सा कंसिडरेशन उनको दिखाते हैं। कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है कि हम 1 तारीख को उनको वो काम ना दे सकें, हम भी अपनी डेट एक्सटेंड करें, तो वो हम अभी कंसिडरेशन दिखाएंगे तो वो भी शायद कल को हमारे साथ थोड़ा सा हाथ वाला रखेंगे। एक्सप्रेस एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, कि थोड़ी सी उनकी तारीफ करिए, थोड़ी सी अपने जो है ना उनका था उनकी थोड़ी सी आपने तारीफ की। फिर आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि बफरिंग करने के बाद कि रीजन क्या है इस नेगेटिव या अनएक्सपेक्टेड न्यूज का। फिर आप थोड़ा सा सिचुएशन को एक्सप्लेन करोगे कि ऐसा क्यों है कि हम आपको 15 को फॉर एग्जांपल पेमेंट दे रहे हैं और फर्स्ट को नहीं दे सकते। यूज अ पॉजिटिव टोन एंड अवॉइड ब्लेमिंग लैंग्वेज। आपने ना अपने ऑडियंस को ब्लेम करना है, ना ही आपने फॉर एग्जांपल अपने जो कलीग हैं या उन्होंने अगर काम कंप्लीट करके नहीं दिया हुआ उनको भी ब्लेम नहीं करना है कि जी हमारे तो एम्प्लॉयज ही ऐसे हैं, उनकी वजह से अपने आप को बचा लिया, वो जो ओनर है या जो बॉस है, और सारा आपने अपनी टीम को दे दिया, वो भी नहीं करना, क्योंकि इवेंचुअली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी टीम को बुरा दिखा रहे हो उनके सामने। तो इस तरह की कोई ब्लेमिंग लैंग्वेज भी आपको यूज नहीं करनी है कि जी आप लोगों की तरफ से भी तो देरी हो जाती थी, इस दफा हमारी तरफ से देरी होगी तो क्या हो गया एंड ऑल दैट। ना ही आप अपनी टीम मेंबर्स को की वजह से अगर वाकई डिले हुआ है या कोई काम में रुकावट आई है तो उनको भी ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी का नाम भी खराब नहीं करना उनके सामने। वो ये कहेंगे अपनी कंपनी को ये सही तरीके से नहीं चला सकते हैं या तो फिर हमारे साथ आगे जाके क्या काम करेंगे। फिर आपने नेगेटिव न्यूज को जो है वो या जो भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज है उसको क्लैरिटी के साथ और बहुत कंसाइजली प्रेजेंट करना है। इतना लंबा चौड़ा वो ना करो कि उनको लगे कि ये तो पूरी एक सैडनिंग एपिसोड ही इन्होंने दिखा दी हमें, छोटा सा समझो कि वीडियो बना के उनको दे दिए। Minimize the impact by using positive language or focusing on the benefits. अब नेगेटिव बात तो आप कन्वे कर ही रहे हो, लेकिन उसके इम्पैक्ट को यानी कि उसकी नौयत को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं कुछ पॉजिटिव या फ्रेजेस इस्तेमाल करके, ताकि उसका जो नेगेटिव न्यूज या सैडनिंग न्यूज या अनएक्सपेक्टेड न्यूज है उसका जो असर या इम्पैक्ट है वो सामने वाले पर थोड़ा सा कम उसको फील आए। कोई ऑल्टरनेटिव या कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें, इफ पॉसिबल ऑफर एन ऑल्टरनेटिव कॉम्प्रोमाइज या कोई सोल्यूशन, कि जी अगली दफा इस तरह नहीं हो, वो थोड़ी सी फेवर कर देंगे, कोई डिस्काउंट कर देंगे या कुछ इस तरह का कोई ऑल्टरनेटिव या कोई सोल्यूशन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। आप अकोमोडेटिंग हो, आप यू आर देयर फॉर देम, सिर्फ इस दफा ही ये कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो अश्योरेंस उनको आपने देनी है कि जी ये ऐसा नहीं है कि इस दफा हो गया तो हर दफा ही गड़बड़ होती रहेगी, तो वो ये ना समझे कि हमारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि हम जो है ना अब शुरू हुए हैं तो अब शायद अगली दफा भी हम यही काम करेंगे और उनको टाइम पे चीजें नहीं देंगे। तो आपने ये शो करना है कि नहीं हम हैं आपके लिए देर हैं, सिर्फ इस दफा ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, उम्मीद ऐसी ही है। फिर यू आर गोइंग टू क्लोज द मेन पॉइंट और द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आपकी क्या थी कि जब हम आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हाईली अब फर्स्ट के बजाय हम आपको 10 या 15 को जो है वो पेमेंट देंगे, मेन पॉइंट को हमने दोबारा से लेके आना है। एक्सप्रेस पॉजिटिविटी एंड गुडविल।
आप जो हो ना पेसिमिस्ट ना हो, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यानी कि पॉजिटिव अप्रोच रखो और उसके साथ ही आपने क्लोजिंग करनी है। ये जब ओवर टाइम आप लोग लिखोगे तो इंशाल्लाह ये चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। और एंड ऑब्वियसली रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स के साथ हम करते हैं। अच्छा, रेड पेन से बेटा कुछ चीजें आज मैंने आप लोगों के लेटर में मार्क की हैं कि ना लेफ्ट हैंड साइड से काफी बच्चों को मैंने एरो डाल के लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। तो वो जब हम अपना सेकंड चैप्टर पे आएंगे लेटर राइटिंग के, तो वो पूरा फॉर्मेट में आप लोगों को समझाऊंगी। अभी सिर्फ मैंने वो चीजें हाईलाइट की हैं जो कि आईकैप की तरफ से आईकैप को चाहिए और बच्चों की तरफ से वो नहीं मिली है। इट्स नॉट दैट कि वो मैं आपको समझाऊंगी ही नहीं, अभी तो पहला ही सिर्फ एक नॉर्मल सा फीडबैक था आपका। या बच्चों को कुछ को नहीं समझ आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या मुराद थी और क्या लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है और क्या नहीं लिखना, तो वील डू दैट इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 2। डायरेक्ट अप्रोच की ओपनिंग आपकी कैसी हो सकती है कि सब्जेक्ट लाइन क्लियरली इंडिकेट द पर्पस ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट लाइन के अंदर आप अपना सीधा सीधा जो मुद्दा है, आपका जो पर्पस है, जो रीजन है आपका लेटर लिखने का, वो आप स्ट्रेट अवे सब्जेक्ट लाइन में लिख देते हो ब्रीफली। ग्रीट करते हो, डियर मैडम, डियर सर, डियर मिस्टर खान या जो भी है, मिस्टर सुहेल एंड ऑल दैट। उसके बाद आप मेन पॉइंट के ऊपर आते हो, डायरेक्टली स्टेट द लेटर, क्योंकि आप एक एक्सपेक्टेड न्यूज दे रहे हो, पॉजिटिव न्यूज दे रहे हो या न्यूट्रल न्यूज दे रहे हो, कोई बुरी खबर नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो स्ट्रेट अवे ही आप अपना जो हो वो पॉइंट लिख दोगे। पॉजिटिव सॉरी, प्रोवाइड एनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू कॉन्टेक्स्ट द रिक्वेस्ट। अगर कोई आपको इस खबर को देते हुए कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने की है तो आप डालोगे, वरना ये आप समझो ऑप्शनल होता है ये वाला पॉइंट। डायरेक्टली आपने स्टेट किया पर्पस ऑफ द लेटर, अगर आप समझते हैं कि उनको ये इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है कोई बैकग्राउंड, तो फिर आप बताओगे। कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप लोगों ने बॉस को कहा था टीम ने कि जी हफ्ता पहले कि हमारी जो है ना वो सैलरी बढ़ा दें, तो मैं उनको आप लोगों को जवाब दे रही हूँ खुशखबरी के साथ कि जी आप लोगों की सैलरी बढ़ गई है। तो मैं आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जी आपकी टीम मेंबर ने या मैनेजर ने एक हफ्ता पहले रिक्वेस्ट की थी फलाने डिपार्टमेंट को कि फलाने लोगों की जो है वो सैलरी बढ़ा दी जाए, तो हमने उसको अप्रूव कर दिया है, इतने % सैलरी आप लोगों की बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देने की जरूरत होगी। तो हर सिचुएशन में होती है, जिसमें है उसमें आप डालोगे, जिसमें जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम ये आप कोई चीज अगर जो हो वो किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो उसमें कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो हमें टॉपिक को देखकर ये डिसाइड करना होगा कि वेदर हमने ये बैकग्राउंड इन्फो डालनी है या नहीं डालनी है। फिर आप ये तो आपने अभी स्टार्ट ही पकड़ाना कि हाँ जी आप लोगों की हमने बढ़ा दिए क्योंकि अभी पिछले महीने आपके मैनेजर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी। अब आप उसकी डिटेल दोगे अपने जो तनख्वाह आप बढ़ा रहे हो, कितनी बढ़ा रहे हो, कब से बढ़ेगी, किस किस की बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वो जो सारी डिटेल्स हैं वो फिर आप जो हो वो सेकंड पैराग्राफ के अंदर देते हो। क्लोजिंग आपकी प्री स्टेट द मेन पॉइंट, या कोई अगर आपकी रिक्वेस्ट है कि हाँ जी लुकिंग फॉरवर्ड कर सकते हो कि फॉर नेक्स्ट मंथ कि आप लोगों की तनख्वाह बढ़ जाएगी एंड ऑल दैट, तो किसी ना किसी के तरीके की इस तरह की आप क्लोजिंग करके और फिर अपना जो है वो ग्रैटिट्यूड या उनकी तारीफ करते हो कि उनका कोई हार्डवर्क वगैरह था। अगर हम इस टॉपिक जिसपे हम सैलरी की इंक्रीज करें तो अपनी अप्रिसिएशन को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ये डायरेक्ट मैसेज लिख रहे हो। प्रोवाइड अ कॉल फॉर एक्शन इफ एप्लीकेबल। अगर आप चाहते हो कि ये खुशखबरी या जो भी न्यूट्रल मैसेज आपका पढ़ने के बाद अगला बंदा कोई एक्शन ले, तो फिर आप वो उस एक्शन के लिए उसको रिक्वेस्ट करो। Please, for example, kindly come give me the feedback on this as soon as possible. आप चाह रहे हो कि वो ये लेटर पढ़ने के बाद आपको किसी ना किसी तरीके का फीडबैक दे, या अगर आप नहीं चाह रहे हो कि कोई भी आपको फीडबैक चाहिए या कोई उनकी तरफ से कोई आपको काम नहीं चाहिए, तो फिर आप ये वाला कॉल फॉर एक्शन नहीं डालोगे। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर टॉपिक से रिलेटेड एप्लीकेशन तो, वरना प्रोवाइड अ कॉल फॉर एक्शन यानी कि आप सामने वाले से कुछ नहीं चाह रहे हो तो वो चीज नहीं डालोगे। अगर आप सामने वाले से कुछ चाह रहे हो कि हाँ जी मैंने आपको ये पॉइंट्स जो बना के दिए हैं इसके ऊपर कल तक मुझे रिपोर्ट बना के दे दी, तो ये आप उसको दोबारा यहाँ रिमाइंड कराओगे कि ये रिपोर्ट मुझे कल तक या परसों तक चाहिए,
क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ लो, पढ़ने के बाद करना क्या है, मुझे रिपोर्ट बना के आपने देनी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला एलिमेंट आएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इसको और XYZ फाइल के अंदर ऑफिस में डाल दीजिए बस। तो अब आप करके आपने कुछ नहीं देना उनको काम, तो फिर ऐसे में फिर आप ये नहीं डालोगे। टॉपिक्स पे डिपेंड करता है। रिगार्ड्स वगैरह क्लोजिंग अच्छी सब लेटर्स में होती है, चाहे वो बुरी खबर वाला हो, चाहे वो अच्छी खबर वाली ईमेल हो, चाहे वो न्यूट्रल वाली हो, एंडिंग हमारी प्रॉपर होती है। सब बच्चों ने एंडिंग की भी थी अभी जो आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड किया था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, मुझे आप लोगों की ईमेल्स सॉरी लेटर्स नहीं मिले। एक बच्चे का शायद मुझे मिला है सिर्फ, बाकियों का नहीं मिला है। जरा काइंडली दोबारा सेंड कर देना विद योर नेम एंड बैच नंबर, फिर मुझे याद रह जाएगा कि ओके ये बैच 26 का जो है वो लेटर का था। अच्छा, इस चीज को पढ़ के फिर हम आगे मूव ऑन करते। एक ये टर्म है बेटा AIDA, ये एक्रोनिम है। ये भी मैंने गूगल से ही इमेज उठाई है, आप लोग आराम से गूगल पे दोबारा इसको चेक भी कर सकते हो। AIDA एक्रोनिम है। इससे बनता क्या है? A से अटेंशन, I से इंटरेस्ट, D से डिजायर एंड A से एक्शन। अच्छा, अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे लड़कों इंटरेस्ट की बात होती है। हम अगर मैं एज अ मदर बात करूँ तो जी कोई कहीं अच्छा मैं सर्फ का ऐड देखूंगी या कोई मैं कुकिंग ऑयल का ऐड देखूंगी तो मैं थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाऊंगी कि अच्छा कोई नया आया है मार्केट में, चलो इस दफा शॉपिंग करूंगी मैं, तो ये एक नया ऑयल या घी लेके देखते हैं। डिफरेंट लड़कों का ये होगा, अच्छा नया सेलफोन आया है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। लड़कियों का कोई कपड़ों का या मेकअप का कोई चीज हो सकती है। तो जब हम इस तरह की कोई चीज पढ़ते हैं, अभी हम सिर्फ राइटिंग ही की बात करें, मैं एड्स पे नहीं जा रही, तो हमारी अटेंशन ग्रैब होनी चाहिए। एज अ राइटर अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो हमारा ऑडियंस जो है वो हमारे साथ रहे, उसकी हम अटेंशन ग्रैब करें पहले। हमने अगर कोई अच्छी खबर देनी है या बुरी खबर भी दे रहे हो, उसकी अटेंशन तो लो पहले। अगर आप अटेंशन नहीं लोगे तो वो आपकी बात पे ध्यान क्यों देगा? तो हमारी पीस ऑफ राइटिंग स्टार्ट ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो रीडर है वो हमारे साथ इंगेज रहे और उसकी अटेंशन हम ग्रैब कर लें। उसके बाद पीस ऑफ राइटिंग का सेकंड पार्ट ये होता है कि हम ऐसी चीजें लिखें उस चीज के बारे में कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो उसके अंदर। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरा पहले यूं करके अच्छा देखा है, फिर वो कहे कि नहीं यार थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे डेवलप हो रहा है इसके अंदर, तो मैं इसको जरा थोड़ा सा गौर से पढ़ता हूँ। दिल दिमाग में इंटरेस्ट क्रिएट होएगा। फिर आपका दिल दिमाग के साथ वो थोड़ा सा प्ले राइटिंग में और एड्स वगैरह में भी वो आपके अंदर एक डिजायर क्रिएट करते हैं, एक चाह जिसको कहते हैं वो क्रिएट करते हैं कि ये काम मैंने भी करना है या ये चीज मैंने भी लेनी है। अभी नहीं ले सकता कोई मसला नहीं, मगर मैंने अपने वो पॉइंट्स में एजेंडा में डाल दिया कि 2 महीने बाद 1 महीने बाद मैंने ये चीज लेनी है या ये चीज खानी है या यहाँ जाना है या ये काम करना है या इस पिकनिक के ऊपर जाना थॉट के ऊपर जाना है। वो डिजायर क्रिएट किया उन्होंने भी आपके अंदर थ्रू देयर वर्ड्स। फिर उनका लास्ट जो एक समझो कि पॉइंट होता है कि वो अपने उस ऑडियंस को लेके आना है कि वो एक्शन लें और वो चीज खरीद लें, या वो चीज खा लें, या वो उस रेस्टोरेंट चले जाएं, या वो मेकअप खरीद लें, या वो सेलफोन खरीद लें, या वो डिग्री प्रोग्राम के अंदर हमारे कॉलेज ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो लास्ट स्टेप उनका होता है कि वो जो हमारा रीडर है वो एक्शन ले ले। अब जरूरी नहीं होता कि अगर 1,000 लोगों ने वो पीस ऑफ राइटिंग पढ़ी है तो वो 1,000 लोगों के ऊपर कुछ इफेक्ट ही कर जाएगा। 1,000 लोग वो खाना खाने चले जाएंगे या एडमिशन ले लेंगे या सेलफोन खरीद लेंगे। उसमें से अगर 5% लोग भी वो एक्शन तक पहुंचते हैं तो आप समझो कि उस पीस ऑफ राइटिंग का पर्पस सॉल्व हो गया। वो एक्सपेक्ट कर नहीं कर रहे होते कि 100 लोग हैं तो वो सारे के सारे जाएंगे। अगर 5 to 7% लोग भी उसके ऊपर एक्शन तक पहुंच जाते हैं तो उनका जो मकसद था उस कैंपेन का चलाने का वो फुलफिल हो जाता है। तो हम जब अपनी पीस ऑफ राइटिंग करें तो हमने ये माइंड में रखना है कि हमने सामने वाले के लिए अटेंशन क्रिएट करनी है,
कुछ इस तरह के वर्ड चॉइस सेंटेंसेस ऐसे लिखने के वो अटेंटिव रहे हमारी पीस ऑफ राइटिंग में, और वो ये चाहे कि वो अटेंशन उसकी लेने के बाद इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो, फिर डिजायर हो, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो एक्शन ले उसके। ये आइडा आइडा इसको कहते हैं, या AIDA भी कह सकते हो आप। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। इससे रिलेटेड भी MCQs आपको आ सकते हैं कि AIDA स्टैंड्स फॉर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है इसके। अभी हम ड्राफ्टिंग पे हैं, तो ड्राफ्टिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हमने माइंड में रखने हैं, इनको आप लोग जरा खुद पढ़िएगा टू योरसेल्व्स। जब हम अपने लिए खुद ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दे रहे हैं, तो इधर हमने अभी स्पेलिंग्स वगैरह के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये हमारे लिए है अभी। दिस इज अ राइटर सेंटर्ड डॉक्यूमेंट। हाँ भाई, हम अपने लिए लिख रहे हैं, किसी को अभी प्रेजेंट नहीं कर। हमें पता है कि इसमें से अभी गलतियां हो सकती हैं, हमें पता है इसको अभी हमने रिव्यू करना है। अभी तो ये हमारा है पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। मैंने रेलिवेंट पॉइंट्स को सही तरीके से ग्रुपिंग की है। जहां उन्होंने आना था 1 2 3 4, ऊपर वाला पैराग्राफ नीचे तो नहीं है, नीचे वाला पैराग्राफ ऊपर तो नहीं है, पैराग्राफ के अंदर लिखने थे वो भी कहीं आपस में गुड़मुड़ तो नहीं हो रहे कि वो पैराग्राफ को पढ़ने वाला जो बंदा है वो कंफ्यूज हो जाए पैराग्राफ को पढ़ के। तो वो सही सीक्वेंस के अंदर मैंने अपने पॉइंट्स को पुट इन किया है। मैक्सिमम कोशिश ऑब्वियसली हमारी होनी चाहिए, हम कोई वो कंप्यूटर जनरेटेड AI तो है नहीं ना कि एग्जैक्टली चीज निकाले। तो इन चीजों को मैक्सिमम माइंड में हमने रखना है। मेरा फोकस थ्रू आउट द राइटिंग पॉइंट पे रहा है कि मैं कहीं मेन पॉइंट से हटकर किसी और सेकेंडरी पॉइंट के ऊपर तो मैंने ज्यादा पीस ऑफ राइटिंग नहीं कर ली, कहीं मेन पॉइंट पे ही रहा हूं या रही हूं कि नहीं। मैंने अप्रोच कैसे अप्लाई की थी, वेदर आई वाज सपोज टू यूज द डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच, वाइस वर्सा तो नहीं कर दी। अप्रोच मेरी सही थी, मेथड मेरा सही था। अगर ये नंबर 6 वाला जो है वो क्या कहते हैं ऑप्शनल है, कि अगर मैंने अपनी पीस ऑफ राइटिंग में टेबल्स या चार्ट्स या ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना है, तो क्या वो मैंने जितने प्लानिंग में डाले थे वो मैंने उतने ही डाले हैं? वो ग्राफिक्स या डिजाइन या पिक्चर्स वो जहां मैंने डालनी थी उधर ही डाली है, कि मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर डालनी, फोर्थ पेज के ऊपर तो नहीं डाल दी है, हर दफा नहीं डाली होती। तो अगर हमने कोई टेबल्स या चार्ट्स या पिक्चर्स या इमेजेस या ग्राफ्स डालने हैं अपनी पीस ऑफ राइटिंग में, तब अगर रिपोर्ट राइटिंग करती हो तो कभी कभी डालनी पड़ती है, तो वो मैंने सही जगह अप्रोप्रिएटली पुट इन किए हैं। एक्स्ट्रा तो नहीं कहीं मैंने डाल दिए, और अगर नहीं डालनी थी तो मैंने डाल तो नहीं दिए हैं अभी बिला वजह। फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है कि मेरी इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है? किस किस को आइडिया है थोड़ा सा फॉर्मल और इनफॉर्मल का? एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन, यू नो। फॉर्मल क्या होगी? ओवरऑल इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन की वो होगी इनफॉर्मल। जब आप दोस्तों से, जानने वालों से, रिलेटिव से, फॉर दैट मैटर पीपल यू नो, कि आपकी वो इनफॉर्मल होती है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, मैं भी आती हूँ कि पीपल यू नो में इनफॉर्मल होगी। जिनको आप पहली दफा मिल रहे हो या दूसरी तीसरी दफा मिल रहे हो उनके साथ आप कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। लेकिन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, कि जिनको आप जानते हो, बॉस को आप जानते हो, कलीग्स को आप जानते हो, ठीक है ना, ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, चाहे आपको वो जूनियर है या सीनियर है, लेकिन आप उनके साथ इनफॉर्मल नहीं हो सकते। तो इनफॉर्मल मीन्स फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। आप बॉस के साथ, कलीग्स के साथ प्रोफेशनली फॉर्मल बिहेव करोगे। इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि कम्युनिकेशन आपकी ओरल कह लो या आपकी रिटन भी कह लो फॉर दैट मैटर, आपकी सेटिंग बेस्ड होती है या सिचुएशनल बेस्ड होती है। सेटिंग से मुराद होती है वो चार दीवारी जिसमें आप हो, जैसे सेट नहीं लगाते हम, कहते हैं कि ड्रामे का सेट बड़ा अच्छा था, वो वाला सेटिंग। या सिचुएशन, मैं एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि आप दोनों दोस्त हो, ठीक है, कलीग्स भी हो, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, बचपन से जानते हो, क्लास 1 से भी इकट्ठे हो, लेकिन अभी अगर हम मीटिंग में बैठे हैं
तो can you behave with your best friend the same way that you can behave with him outside this class meeting room? इस दीवार की उस तरफ सेटिंग चेंज हो गई, इस दीवार की उस तरफ सिचुएशन चेंज हो गई, आप दोनों वो बचपन के दोस्त बन गए, चाहे ऑफिस में ही हो। आप जाओगे, उनको धक्का भी दे दोगे, ये तुमने मीटिंग के अंदर क्या बात कर दी थी, या उनको वो जो है ना थपकी दोगे, तुमने बड़ी अच्छी बात की थी एंड ऑल दैट। आपके वर्ड चॉइस चेंज हो जाएंगे। यहाँ आप उनकी अगर तारीफ करोगे भी तो एक फॉर्मल वे में तारीफ करोगे, उधर तारीफ करोगे तो आप धक्का वक्का मार के भी तारीफ कर सकते हो, बालों को जो आप यूं यूं करते हो उस तरह भी कर सकते हो। अगेन ऑफिस वही है, सिर्फ सेटिंग चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई। पहले आप मीटिंग रूम में थे, लोगों के साथ थे, एक फॉर्मल गैदरिंग में थे, वही दो लोग उठकर उस तरफ चले गए, कॉफी पीने के लिए चले गए अपने ऑफिस में ही। सिचुएशन भी डिफरेंट होगी क्योंकि आप कॉफी पीने जा रहे हो, सेटिंग भी डिफरेंट होगी क्योंकि अभी आप उस वक्त मीटिंग रूम में नहीं हो। तो कम्युनिकेशन आपकी सिचुएशनल एंड सेटिंग बेस्ड होती है। उसके साथ आपको कभी कभी फॉर्मल होना पड़ता है, जिसके साथ आप इनफॉर्मल हद से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये प्लीज माइंड में रखना इस चीज को कि आपने ट्विस्ट एंड टर्न करना होता है। ये नहीं है कि आप अगर यहाँ बचपन के दोस्त हो तो आप उसी तरह बिहेव करोगे मीटिंग में भी, नीचे से लाते मार रहे हो, ये पेंसिल खींच रहे हो बच्चों की तरह एंड ऑल दैट, या कंधे के ऊपर धक्का दे रहे हो, वो चीज आप यहाँ नहीं कर सकते हो। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी, कोई अच्छी भी लग रही है तो अप्रिशिएट भी एक प्रोफेशनल वे में और फॉर्मल वे में करोगे। और अगर कोई बात बुरी लग रही है तो उसको निगेट भी अगर करना है कि यार मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, तो भी आपने प्रोफेशनल और फॉर्मल वे में ही करना है। उस तरह नहीं करना कि जैसे आप बाहर जाके कर सकते हो, तूने पता नहीं क्या बोल दिया था और ये वो चीज नहीं कर सकते। तो ये चीज हमने माइंड में रखनी है कि आप फॉर्मल सेटिंग में हो या इनफॉर्मल सेटिंग में हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये कंट्रोल हमें होना चाहिए और ये साइकोलॉजिकली कंट्रोल हमें है। अभी मैं एग्जांपल ये देती हूँ, सिर्फ हम इसको प्रैक्टिस शायद ज्यादा नहीं करते, कि शादी में आपके भाई की शादी है या बहन की शादी है, आपने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है। अगर आप एक कोने में खड़े हुए अपने दोस्तों के साथ, तो आप इनफॉर्मल होकर अपने दोस्तों से आप बात कर सकते हो। उधर से सामने से आपने देखा कि आपकी अम्मी या अब्बू आ रहे हैं या ताया आ रहे हैं, तो आप उसी दोस्त के साथ थोड़ा सा टॉपिक चेंज, खड़े थे थोड़ा सा अदब अदा, कुछ चेंज लाओगे कि नहीं लाओगे? या जो बोल रहे थे चाचा मामू ताया बड़ा गुजर गया, आप वही बोल रहे थे उनके साथ, नहीं करोगे ना। तो वो आपको, हम करते हैं ये चीज, लेकिन ये होता है कि हम इसको एज अ वो नहीं लेते कि अच्छा ये भी कोई चीज है। तो इसको हमने प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी आदत बनानी है कि जब हम पर्सनल लेवल के ऊपर अपने मुंह को या अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हरकत के ऊपर काबू रख सकते हैं, तो सेम चीज हमने प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी करनी है। ये पर्सनली जब कर रहे हो तो प्रोफेशनल करने में क्या प्रॉब्लम है कि अगर बॉस की कोई चीज बुरी लग रही है तो उस वक्त आप नहीं रिएक्ट कर सकते द वे यू कैन रिएक्ट विद योर फ्रेंड, कि जी बॉस ने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो कंट्रोल आप जब पर्सनल लाइफ में भी रख सकते हो तो प्रोफेशनल लाइफ में भी रख सकते हो, और रखना चाहिए, रखना पड़ना है। और इस टाइम स्टूडेंट्स, बच्चे, बातें समझ में आ रही हैं? और इन चीजों का ना आप लोगों को पीपीई में बड़ा हवाला देंगे। व्हाट्सएप आपने किया होगा ना, उस मैसेज को टैग कर देना तो मैं देख लूंगी कि मैंने चेक किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो इन केस में आपको जो हो वो चेक करके दे दूंगी। एक सेकेंड। ओके, ये स्लाइड पहले आनी चाहिए थी। अच्छा, आउटलाइन एक टॉपिक है आप लोगों का, इसमें बुक में भी और राइटिंग में भी होता है कि अभी तक से आप समझो कि हम एक्चुअल पर जो फाइनल ड्राफ्ट है उसके ऊपर अभी हम पहुंचे भी नहीं है। इसको पढ़िएगा, ब्लू में जो लिखा हुआ है, इन दिस टाइप यू शुड। अच्छा, कभी इत्तेफाक हुआ है वो अम्मी ने कोई चीजें भेजी हो या खुद से कोई शॉपिंग करनी हो तो कोई लिस्ट बनाई हो कभी? बनाते हैं ना अक्सर, मतलब हमारी एज के लोग तो बनाते हैं, जब हमने सौदा लेने जाना होता है वरना भूल जाते हैं क्या चीज लेनी थी। तो कुछ लोगों को आइडिया होता है, जैसे अभी अगर मैं आज बात करूँ, आई हैव टू गो टू इचरा आफ्टर द क्लास एंड आई हैव टू गो टू लिबर्टी एट द सेम, मतलब सेम डे। तो अब मैंने क्या इच्छा की हेडिंग लिखी है, और इच्छा के अंदर मैंने जो काम करने हैं ना, दो तीन चार, मैंने उनको सेकेंडरी इच्छा के नीचे इन्फॉर्मेशन डाल दी कि इच्छा तो जाने जाना है, उसके अंदर क्या काम करने के मैं भूल ना जाऊं। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी, फिर मैंने लिबर्टी की हेडिंग दी गई, लिबर्टी मार्केट जाना है, लिबर्टी के अंदर मैंने क्या क्या काम करना है कि मैं भूल ना जाऊं। और वो मैंने एक लिस्ट बना ली अपने व्हाट्सएप के ऊपर ही। तो ऐसे में आप बनानी होती है कि हमने आइडियाज तो अपनी जगह पे रख लिए,
याद है हमने माइंड मैप किया था वो रीयूजेबल और ये कलर्स वगैरह एंड ऑल दैट। तो अब हमने उनको कैटेगराइज करना है। बेसिकली आउटलाइन बनाने का मकसद होता है कि कैटेगराइज आप करते हो कि कौन सी चीज मेन हमारी ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा अफोर्डेबल है, उसकी हेडिंग डाली अफोर्डेबल के नीचे हमने क्या चीज लिखनी है। क्यों? बच्चे ने कहा था रीयूजेबल था, दूसरे ने कहा था कि शायद उसकी कॉस्ट कम थी। तो वो अफोर्डेबल के नीचे आपके वो दो सेकेंडरी पॉइंट्स आ गए, ताकि जब आप पीस ऑफ राइटिंग में अफोर्डेबल के ऊपर पैराग्राफ हो, सेंटेंसेस लिखने बैठो, तो आपको पता हो कि अफोर्डेबल के अंदर मैंने रीयूजेबल और लो कॉस्ट डालनी है। ना कि अफोर्डेबल तो लिख लिया लेकिन फिर ढूंढ रहे हो अपने लिस्ट के अंदर कि मैंने क्या चीज कहाँ लिखी थी। तो अपना जो माइंड मैप के थ्रू हम अपनी बनाते हैं या एफिनिटी डायग्राम के थ्रू अपनी डाउन करते हैं, ड्राफ्ट करने से पहले हमें अपनी इस तरह की एक आउटलाइन बनानी होती है। मेन पॉइंट मेरा ये होगा, उस मेन पॉइंट के सेकेंडरी पॉइंट्स मेरे ये होंगे, फिर मेरा दूसरा मेन पॉइंट ये होएगा और उसके सेकेंडरी पॉइंट्स मेरे ये होंगे। ये मैं इस वजह से भी कह रही हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली ये चीज आपने पेपर वाले दिन करनी है। राइट हैंड साइड पे जो बॉक्सेस, उनके अंदर आपसे वो ये मांग रहे हैं कि मेन आइडिया इस बॉक्स में लिखो, मेन आइडिया के जो सेकेंडरी पॉइंट्स आप डालने वाले हो पैराग्राफ के अंदर, वो नंबर 2 बॉक्स में लिखो, नंबर 3 बॉक्स में लिखो। उसके बाद फिर नंबर 2 मेन पॉइंट लिखो, और उस मेन पॉइंट के अंदर जो आप सेकेंडरी पॉइंट्स डालने वाले हो वो नीचे दिए गए बॉक्सेस के अंदर आप लिखो पॉइंटर की शक्ल में, जैसे यहाँ पॉइंटर की शक्ल में। सेंटेंसेस नहीं लिखते इस वाले पे, हम दोबारा और 2-3 दफा काम करेंगे। तो ऐसा नहीं फील करना कि आउटलाइन को हम सिर्फ यहाँ डिस्कस करें। एक दिन पेपर ओपन करके भी मैं आप लोगों को साइड में दिखाऊंगी कि मैं आउटलाइन का जब रेफरेंस दे रही थी तो आप लोगों को मैं इस तरह का दे रही थी। वो हम कल अगर छुट्टी हुई तो परसों कर लेंगे, और अगर कल छुट्टी ना हुई तो फिर हम कल कर लेंगे। तो ये चीज इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि वो मांग रहे हैं, तभी वो आपको उसमें से 10 मार्क्स देंगे कि they are going to ask you to give us the main point and the secondary points of the main point. Then move on to the second main point, give its secondary points, then move on to the third main point और उसके secondary points दो। क्लैरिटी चाह रहे हैं वो आपसे यहाँ, और फिर वो ये देख रहे हैं कि जो क्लैरिटी के साथ आपने चीजें यहाँ बनाई थी वो ऐसे के अंदर सही तरीके से प्रेजेंट किए कि नहीं किए। क्लैरिटी के साथ, कंसाइजनेस के साथ, कंप्लीटनेस के साथ इंक्लूड किया वो पॉइंट के नहीं किया। लिखे तो थे यहाँ मगर पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड नहीं किए, तो फिर मार्क्स कम मिलेंगे। तो वो चीजें आपको टैली करेंगे और फिर उसके बाद आपको वो 30 मार्क्स में से जो है वो ऐसे का वो देंगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि आउटलाइन हमने इस तरह। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? आइडियाज कपल टुगेदर विद इन द मेन पॉइंट, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। हेडिंग लिखी मेन पॉइंट की, उसी के नीचे अपने उसके सब पॉइंट्स लिख दिए। ओवरऑल अरेंजमेंट आपकी टेक्स्ट की बेहतर हो जाती है जब हम इन्हीं क्लटर वाले चीजों को उठाकर अपने पैराग्राफ में लिखते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था, सेकेंडरी पॉइंट, अगर हमने अपने आउटलाइन में लिखा है तो हमारे पैराग्राफ में जो हमारा सेकेंडरी पॉइंट है वो हमने जब सेकंड नंबर पे लिखा है तो हमारा पैराग्राफ में भी सेकंड में ही जाएगा। अगर हमने ये ABCD डालकर नहीं किया होगा तो हम पैराग्राफ में बेशक वो 3 चीजें तो लिख देंगे लेकिन ऊपर नीचे लिख देंगे। क्लियर हो रहा है ये चीज कि गुडमुड ना हो, जो चीज यहाँ मेंशन है वही ये चीज यहाँ मेंशन हो उसी तरतीब से। तो इस वजह से आउटलाइन बनानी पैराग्राफ के अंदर भी, जो हमने मेन पॉइंट, फिर उसका पहला सेकंड पॉइंट, फिर उसका सेकेंडरी पॉइंट जो लिखना है वो ही उसी तरतीब से पैराग्राफ में भी आए। वो इतनी बारीकी से चेक करेंगे, दैट मैटर वो एक फुल स्टॉप और एक कॉमा भी चेक करेंगे। तो इसलिए जहां जहां आप लोगों को मैं काम चेक करके दे रही हूँ तो वो माइंड नहीं करना उस चीज, क्योंकि वो आईकैप वाले भी इसी तरह आपके काम को चेक करेंगे। ये आउटलाइन बनाना एक अपॉर्चुनिटी भी होती है आपके पास कि अभी आप अपने लिखने बैठे नहीं हो, आउटलाइन बनाइए और आप उसको रीचेक कर सकते हो कि मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं डाल दी, कोई कमी बेशी तो नहीं हो गई। ये आउटलाइन बनाने के बाद अब मैं जो हूँ वो अपना रफ ड्राफ्ट बनाने लगा हूँ। अपने जो हमने वो माइंड मैप में बनाया था अफोर्डेबिलिटी एंड ऑल दैट डिफरेंट कलर्स, वो हमारे पास दोबारा रीचेक करने का टाइम होता है आउटलाइन में कि एक दफा फिर मैं रीचेक कर लूं। पहले मैंने माइंड मैप में चीजें डाल दी थी, अब मैंने आउटलाइन बना ली है, मैं लिखने बैठ रहा हूँ, लेकिन लिखने बैठने से पहले मेरे पास आउटलाइन के वक्त भी या इस स्टेप पर भी एक मौका है कि मैं अपनी चीजों को मैंने सारी चीजें जो सोची हुई थी, जो प्लान थी हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान, वो मैंने डाल दी है, पक्का है, श्योर हूं, अब मैं लिखने बैठ।
ताकि मैं फिर अब एक समझो जो गूगल आपको बताती है ना, इस रास्ते पे 15 मिनट, तो बस हमने वो 15 मिनट चलना है, फिर हमने इधर उधर नहीं देखना। हमारी आउटलाइन हमारे लिए आप समझो गूगल मैप की तरह, कि वट एवर दैट गूगल गूगल मैप इज गोइंग टू से, हम उधर ही टर्न लेंगे और उतना ही रुकेंगे और उतना ही मीटर्स चलेंगे। तो वो ये आपके लिए गूगल मैप है, ताकि जब आप एक्चुअल अपना टाइपिंग करने बैठो, तो आप यहाँ हैंड रिटन करने बैठो, तो आपसे गलतियां ना हो। ओके, हम अपना आउटलाइन बना रहे होते हैं। आपकी कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो है, या कोई भी पीस ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इवन लाइफ भी हमारी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। हम पैदा होते हैं, हम फौत होते हैं, और मिडिल में क्या है, जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मिडिल है, स्टार्ट है, मिडिल है, एंड है। सेम इज द केस आपकी, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे सुन रहे हो, चाहे बोल रहे हो, चाहे लिख रहे हो। स्टार्ट करोगे मिडिल में, चाहे 2 मिनट सुनो, चाहे 10 घंटे सुनो, वो सारा मिडिल पार्ट है। और एंड करोगे, होता है, एंड होता ही है, और कुछ नहीं। तो बंदा जब सो जाता है तो एंड हो ही जाता है कानों में, अगर वो लगा हुआ भी हो आपके। तो सेम इज द केस भी, यही कम्युनिकेशन है कि आपने अपना स्टार्ट, अपना मिडिल और अपना एंड, ये समझो कि आप ने विजुअली हम करना है, कि मैं स्टार्ट करने लगा हूं, पैराग्राफ लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, दूसरा पैराग्राफ लिखोगे जिसमें आपका मिडिल पार्ट होगा। आपके मिडिल पार्ट के, मिडिल सेक्शन के 2 3 4 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, और फिर आप एंड करोगे अपने एक पैराग्राफ। वो पैराग्राफ इंडिकेट करेगा यू आर एंडिंग। फर्स्ट पैराग्राफ इंडिकेट करना चाहिए यू हैव स्टार्टेड योर वर्क, और जो बीच 3 4 पैराग्राफ लिख रहे हो वो इंडिकेट करने चाहिए कि अभी मैं मिडिल में हूँ, मैं बॉडी मैटर में हूँ, बॉडी सेक्शन लिख रहा हूँ, डिटेलिंग दे रहा हूँ अपने उस चीज की जो मैंने स्टार्ट पकड़ा। तो आपका जो विजुअल है, आपके पीस ऑफ राइटिंग 3 हिस्सों में डिवाइडेड होनी चाहिए, और जब कोई बंदा पढ़े तो पता चले कि हाँ, ये पैराग्राफ पहला वाला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। जो बीच में 2 3 पैराग्राफ लिखे, वो इस पैराग्राफ, इस सेक्शन के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी, एक्सप्लेनेशन थी। जो लास्ट पैराग्राफ है, यस, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, एंडिंग पैराग्राफ है, क्योंकि ये राइटर जो है वो अपनी बात को मुख्तसरन दोबारा से बयान करके एंड कर रहा है। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने बहुत सारे लेटर्स में अभी पॉइंट आउट भी किए हैं कि कुछ बच्चों ने एक ही पैराग्राफ के अंदर जो है ना, वो पूरा लेटर लिख दिया। कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले, लेकिन मसला थोड़ा मुझे लगा भी, क्योंकि इंटरमीडिएट में अगर ऐसे लिख के आए होगे तो फिर तो गड़बड़ की होगी। एक पैराग्राफ में तो कभी भी कोई भी पीस ऑफ राइटिंग नहीं ना होती। तो इस चीज को माइंड में रखना है, ये समझो कि लेआउट है, ये फॉर्मेट है आपका। वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मेट है कि आपने अपनी पीस ऑफ राइटिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ठीक है, इससे ये आउटलाइन, ये सेक्शन मेरा इंट्रो में आना है, ये पॉइंट्स मेरे इंट्रो में आने हैं, ये वाला सेक्शन जो है पॉइंट्स मैंने आउटलाइन में बनाया है, ये मेरा मिडिल सेक्शन हो जाएगा। फिर जो तीसरा वाला मैंने हाईलाइट किया है मैं आउटलाइन के अंदर, ये मेरे एंडिंग हो जाएगी। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना भी आसान हो जाता है अगर हम आउटलाइन बनाते हैं। चीजें ऊपर से तो नहीं गुजर रही, इसलिए हम ट्राइंग टू कि मैं ज्यादा से ज्यादा उर्दू बोलूं ताकि इजीली समझ में आए। पुट टॉपिक सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड सब पॉइंट्स, ये हम अभी बात कर चुके हैं। अच्छा, जिन जिन बच्चों को बेटा मैंने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई कमेंट्स दिए हैं लेटर में, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन उसका मकसद ये है रिमार्क्स देने का कि वी नीड टू वर्क ऑन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। माइंड नहीं करना प्लीज, जो भी अम्मी अब्बू से और टीचर्स से जो भी फीडबैक मिलता है ना, उसको दिल को नहीं लगाते, इधर लगाते हैं। क्योंकि माँ बाप के साथ साथ या माँ बाप के बाद टीचर्स जो है ना, वो अच्छे वेल विशर्स होते हैं स्टूडेंट्स के। दैट इज व्हाट माय पेरेंट्स यूज्ड टू से। इसको हम कल शुरू करेंगे रिव्यू वाले से, जो थर्ड पार्ट है। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन? ये रफ ड्राफ्ट वाला था जो हम अपने लिए बनाते हैं, ताकि हम जो भी गलतियां वगैरह होनी अभी हम अपने रफ ड्राफ्ट में कर लेंगे। अभी हमारा फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता है इसके अंदर, और हमें आउटलाइन बनानी जरूरी होती है, ताकि जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है वो आउटलाइन की शक्ल में आ जाएगी। हमारा लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसी को फॉलो करके हमने लिखना है। और ये बड़े बड़े राइटर्स भी इसको फॉलो करते हैं, तभी शायद वो अच्छे राइटर्स भी होते हैं। एक्सेप्शनल्स आर देयर ऑब्वियसली,
आईक्यू या किसी का टैलेंट बहुत ज्यादा हो तो शायद उन लोगों को इस चीज की जरूरत ना पड़ती हो और उनके काम परफेक्शन से हो, लेकिन जनरली आपको इन स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा कोई क्वेश्चन आज के हवाले से? हादिया, आप तो बेटा मुझे टैग कर दीजिएगा अपना जो आपने भेजा था। और एक बच्चे ने, किसी ने मुझे भेजा था बेटा, वो ओपन नहीं हो रहा था, उनको मैंने कहा था कि लिंक किसी ने शेयर कर दी थी ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से, तो वो ओपन ही नहीं हुआ। वो कह रहा था कि जी डेंजर है आपके सिस्टम में, तो उसको ओपन ना करें। पर्सनली भेज दे मतलब बेटा? व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, ये कह रहे हो आप? जी जी बिल्कुल कर दें, व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो वैसे ही मैंने मैसेज में रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो हो मुझे व्हाट्सएप पे ही शेयर करिएगा। अच्छा, आप लोग का बेटा बन गया? अच्छा जैनब, आप भी बेटा मुझे दोबारा टैग कर दो। बच्चों ने मुझे डॉक्यूमेंट की शक्ल में, एमएस डॉक्यूमेंट की शक्ल में भेजे हैं अपने लेटर्स, काइंडली मुझे दोबारा उनको टैग कर दो, मैं फिर ओपन कर लूँ।